गाजा की लड़ाई से टूटे इजरायली सैनिक, गाजा में जंग लड़ने पर इनकार से जेल, पीटीएसडी से जूझ रहे 1 लाख जवान, अंदर से बगावत शुरू। अगली खबर में आपको बताएंगे दुनिया के 2 मुस्लिम देशों में बड़ा रक्षा समझौता, इंडोनेशिया को तुर्की से मिलेंगे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कान, अरबों डॉलर का डील। इसी के साथ आपको बताएंगे इजरायली रक्षा मंत्री ने ईरानी सुप्रीम लीडर की हत्या की दी धमकी, क्या ईरान और इजरायल का फिर शुरू होंगे जंग। और साथ में आपको बताएंगे नीदरलैंड की राष्ट्रीय एजेंसी ने पहली बार इजरायल को डाला खतरे वाले लिस्ट में। दोस्तों, सभी खबरें बताने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इजरायल में सेना के अंदर से विरोध की आवाज़ें अब खुलकर सामने आ रही है। रविवार को इजरायली मीडिया ने बताया कि 3 सैनिकों को जेल की सज़ा दी गई है क्योंकि उन्होंने गाजा में लड़ाई में शामिल होने से इनकार कर दिया। ये तीनों सैनिक इजरायल की 931वीं बटालियन के थे और पहले भी कई बार गाजा में लड़ चुके थे, लेकिन अब उन्होंने और आगे लड़ने से इनकार कर दिया। सज़ा के तौर पर इन्हें 1 हफ्ते से लेकर 12 दिन तक की जेल हुई। एक चौथे सैनिक का केस अभी बाकी है। चारों को भविष्य की किसी भी लड़ाई से बाहर कर दिया गया। एक सैनिक की मां ने बताया कि उनके बेटे ने गाजा में बहुत भयानक हालात देखे और अपने दोस्तों को खोया है जो उसे ज़िंदगी भर याद रहेगा। ये कोई पहली बार नहीं है। 29 मई को भी 2 और सैनिकों को गाजा की लड़ाई में शामिल न होने पर जेल हुई थी। इतना ही नहीं, इजरायली मेडिकल कोर के दर्जनों रिजर्व सैनिकों, जिनमें डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और फर्स्ट एड वर्कर शामिल हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो गाजा में लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे। इन सैनिकों का कहना है कि गाजा के ज़मीन पर कब्जा और वहाँ लोगों को बसाने की बात अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। युद्ध बहुत लंबा खींच गया है जिससे दोनों तरफ के आम लोगों को नुकसान हो रहा है। इंसानी रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर हो रहा है। लगातार डर और सदमे की हालत में रहना जिंदगी पर असर डाल रहा है। दूसरी ओर इजरायल की एक प्रमुख अखबार यदिओत अहरोनोत ने बताया कि अब तक 1 लाख सैनिक मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हो चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर 7 अक्टूबर 2023 के बाद घायल हुए हैं। सेना का कहना है कि 10,000 से ज़्यादा सैनिक पीटीएसडी जैसी मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की और इंडोनेशिया के बीच एक बड़ी डिफेंस डील फाइनल हो गई है। तुर्की ने अपने घरेलू तकनीक से बने 48 कान फाइटर जेट इंडोनेशिया को बेचने का समझौता कर लिया है। ये ऐतिहासिक समझौता इस्तांबुल में आयोजित इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर यानी IDAF 2025 के दौरान साइन किया गया। इंडोनेशिया अब तुर्की के पहले अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक बन गया है जो कान जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान को खरीद रहा है। तुर्की के उपराष्ट्रपति जेवदेत इल्माज ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा, हमारे राष्ट्रपति एर्दोगान की मजबूत लीडरशिप और देश की राजनीतिक स्थिरता की वजह से हमारी डिफेंस इंडस्ट्री हर साल नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। उन्होंने इंडोनेशिया के साथ हुए इस समझौते को शुभ और ऐतिहासिक बताया। हालांकि सरकारी तौर पर कीमत का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन तुर्की मीडिया के अनुसार ये डील करीब 10 अरब डॉलर यानी 83,000 करोड़ से ज़्यादा की है। इस डील के तहत 48 कान जेट अगले 10 सालों में इंडोनेशिया को दिए जाएंगे। इंडोनेशिया में नई फैक्ट्रियां और तकनीकी सुविधाएं भी बनाई जाएंगी ताकि स्थानीय उत्पादन और ट्रेनिंग में तेज़ी लाई जा सके। तुर्की की डिफेंस कंपनी TAI यानी टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज पहले से ही इंडोनेशिया में मौजूद है। अब बात आते हैं इस फाइटर जेट की खासियत क्या है। दोस्तों, कान एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है जिस पर तुर्की ने करीब 10 साल तक काम किया है। इस जेट को पहली बार 2023 में पब्लिक में दिखाया गया था। 2024 की शुरुआत में इसका पहला टेस्ट फ्लाइट भी हो चुका है। इसमें इंटरनल वेपन बेस, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जैसी आधुनिक तकनीकें लगाई जाएंगी। कान का सीरियल प्रोडक्शन 2028 से शुरू होगा। 2026 में इसके 2 और प्रोटोटाइप उड़ान भरने वाले हैं। अप्रैल 2026 में दूसरा, जुलाई 2026 में तीसरा। ये दोनों प्रोटोटाइप नई डिज़ाइन और अपडेटेड तकनीक के साथ आएंगे। दोस्तों, तुर्की का यह कदम डिफेंस इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज देशों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब तक अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाते और बेचते थे, लेकिन अब तुर्की जैसे देश भी
इस रेस में न सिर्फ शामिल हो चुके हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय डील करके मैदान में उतर आए हैं। तुर्की का यह कदम उसे ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक बड़ी ताकत बना सकता है। अब देखना यह है कि क्या इंडोनेशिया की तरह दूसरे देशों की नज़र भी कान जेट पर पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों पश्चिम एशिया में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ ने रविवार को ईरान के खिलाफ बेहद भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को जान से मारने की धमकी दी है। इजरायली अखबार येदिओत अहरोनोत के मुताबिक काट्ज़ ने कहा, दक्षिणी इजरायल के रेमन एयरबेस में कहा, मैं यहाँ से तानाशाह खामेनी को सीधा संदेश देना चाहता हूँ, अगर तुम इजरायल को धमकाते रहे तो हमारी लंबी बाह एक बार फिर से तेहरान तक पहुँचेगी, लेकिन इस बार ताकत और गहराई से और सीधा तुम्हारे लिए भी। ये कोई साधारण बयान नहीं है बल्कि एक देश की तरफ से दूसरे देश के सुप्रीम लीडर को हत्या की सीधी चेतावनी है। दोस्तों इस बयान का बैकग्राउंड जानना भी ज़रूरी है। दरअसल 13 जून को इजरायल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए थे, जिसके जवाब में तेहरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से पलटवार किया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भी ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की। ये पूरा संघर्ष 12 दिनों तक चला और आखिरकार 24 जून को अमेरिका की मध्यस्थता में एक सीज फायर लागू हुआ, जिसके बाद दोनों पक्ष शांति हुए। लेकिन अब इजरायल के रक्षा मंत्री की ये नई धमकी फिर से जंग के हालात पैदा कर सकती है। फिलहाल ईरान की ओर से इस धमकी पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये बात साफ है कि इजरायल का यह बयान किसी भी समय हालात को फिर से विस्फोटक बना सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों एक बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नीदरलैंड की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी डच नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने पहली बार इजरायल को उन देशों की लिस्ट में शामिल किया है जो देश के लिए खतरा बन सकते हैं। रविवार को जारी एक रिपोर्ट जिसका नाम है सरकारी सोर्सों से आने वाले खतरों का मूल्यांकन, इनमें यह साफ कहा गया है कि इजरायल नीदरलैंड की पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग पर असर डालने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए वो गलत जानकारी फैला रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इजरायल की एक मिनिस्ट्री ने पिछले साल कुछ गैर आधिकारिक चैनलों के जरिए डच पत्रकारों और राजनेताओं को एक डॉक्यूमेंट भेजा था। इसमें नीदरलैंड के नागरिकों की निजी जानकारी दी गई थी, वो भी अनावश्यक और घुसपैठ जैसी। इस घटना के समय एम्स्टर्डम में मकाबी तेल अवीव फुटबॉल क्लब के समर्थकों की एक रैली भी हो रही थी, जिससे तनाव और भी बढ़ गया था। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इजरायल और अमेरिका हेग स्थित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नीदरलैंड की सुरक्षा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगर ये दबाव जारी रहा तो इससे कोर्ट का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो सकता है, क्योंकि नीदरलैंड ICC जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मेज़बान देश है। इसलिए उसकी जिम्मेदारी है कि वो इन संस्थानों को बाहरी दखल से बचाए। दोस्तों आपको याद होगा कि 21 नवंबर 2024 को ICC ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ गाजा युद्ध में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।